हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आप लोग की फिर से जो है ये लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है। क्लास को आप लोग जो है वो शेयर कर दीजिए, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। जितने लोग भी लाइव देख रहे हैं वो जो है क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए। तब तक जो है हम फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो शुरू करते हैं। आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। गर्भावस्था में पिट्यूटरी ग्रंथि में कौन सा परिवर्तन नहीं होता है। देखिए कौन सा परिवर्तन नहीं होता है इसमें से पूछ रहा है। तो इस चारों ऑप्शन से में से बताना है इनमें से कौन सा जो परिवर्तन है वो नहीं होता है। वजन में वृद्धि, वृद्धि हार्मोन के स्तर में वृद्धि, पिट्यूटरी में गोनेडोट्रोफिन स्तर में वृद्धि और कार्य स्तर में वृद्धि। तो इसका आप लोग जो है आंसर कमेंट में दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पिट्यूटरी जो है वो गोनेडोट्रोफिन स्तर में वृद्धि नहीं होता है। गोनेडोट्रोफिन जो है वो जो है स्तर जो है उसमें जो है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है स्तर में वृद्धि नहीं करता है। देखिए वजन में भी वृद्धि होता है और वृद्धि हार्मोन के स्तर में भी वृद्धि होता है, ठीक है। स्तर में भी वृद्धि होता है। जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो ब्रेस्ट जो है वो बड़ा हो जाता है, यानी उसमें वृद्धि हो जाती है। हर कार्य स्तर में भी वृद्धि होती है। तो बात आया यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड का। तो बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड आखिर पाया कहाँ जाता है। चलिए आप लोगों को फिगर के माध्यम से बताते हैं। देखिए ये रहा मस्तिष्क, और मस्तिष्क में ही जो यहाँ पे दिख रहा है छोटा सा येलो कलर का, यही है पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये कहाँ पाया जाता है, मस्तिष्क में पाया जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है हिंदी में पीयूष ग्रंथि भी लिखता है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और इसी को जो है मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। अगर सबसे छोटी ग्रंथि पूछे तो वो भी जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड ही हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है कभी कभी ऑप्शन में नहीं देता है तो ऑप्शन में एक चीज़ यहाँ पे रहता है, कौन सा ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। सबसे छोटी ग्रंथि जो होता है वो पीनियल होता है, लेकिन कहीं कहीं ऑप्शन में नहीं देता है पीनियल ग्लैंड, तो वहाँ पे हो जाता है पीयूष ग्रंथि। ज़्यादातर जगह आप लोग को पीयूष ग्रंथि ही मिलेगा, लेकिन उससे भी छोटा होता है पीनियल ग्लैंड। तो इसको आप लोग ऑप्शन के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन ज़्यादातर देता है पिट्यूटरी ग्लैंड ही देता है। और ये कहाँ पाया जाता है, मस्तिष्क में पाया जाता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और ये पीनियल ग्लैंड जो है वो मस्तिष्क के बीचों बीच में पाया जाता है, ठीक है, मध्य मस्तिष्क में पाया जाता है। अगर पूछे क्वेश्चन कि पीनियल ग्लैंड जो है मस्तिष्क के किस भाग में पाया जाता है, तो ये जो है मध्य मस्तिष्क में पाया जाता है। और पीनियल ग्लैंड से जो है वो टोटल 11 तरह का हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। और ये जो है पीनियल ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और ये सारे ग्लैंड को क्यों मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये सारे ग्लैंड को जो है यही कंट्रोल करता है, पीनियल ग्लैंड ही। और जो है एकमात्र एक ऐसा ग्लैंड है, वो कौन सा ग्लैंड है, पाराथायराइड ग्लैंड। इसी को केवल जो है ये कंट्रोल नहीं करता है, बाकी सारा ग्लैंड को जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड ही कंट्रोल करता है। किसको नहीं कंट्रोल करता है, पाराथायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के पीछे पाया जाता है क्या, पाराथायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, तो ये गर्दन में पाया जाता है, यहाँ पे इस एरिया में, यहाँ पे थायराइड। यही जब थायराइड होता है तो यही थायराइड ग्लैंड जो है वो फूल जाता है। आप लोगों को पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, कभी पूछ देगा कि थायराइड ग्लैंड में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो वो थायराइड ग्लैंड ही होता है, वही जो है फूल जाता है। तो वहाँ पे थायराइड ग्लैंड जो है वो फूलने से नहीं, बल्कि वो थायराइड जो है, थायराइड का जो हार्मोन जो है वो अधिक स्रावित होता है, इसीलिए वो एक जो है ग्वाइटर रोग होता है, घेंघा रोग, वो रोग जो है वो थायराइड ग्लैंड के फूलने से होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसका भार कितना होता है, 0.6 ग्राम भार होता है,
ठीक है। थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थायराइड जो है हार्मोन स्रावित होता है, TSH, इसको लिखते हैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसी से TSH भी निकलता है और STH भी निकलता है और LTH, ये जो है तीनों हार्मोन जो है, और फिर ऑक्सीटोसिन भी इसी से निकलता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोग इसका भी कमेंट में आंसर दीजिएगा, क्या आंसर होगा इसका, राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन से गर्भवती शासन क्या हो गया, आज केवल उल्टा ही पढ़ा रहा है। निम्न में से कौन से गर्भ निरोधक साधन के फैल हो जाने से अस्थानिक गर्भावस्था हो सकती है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे देखिए फैल नहीं होगा, यहाँ पे होगा फेल, ठीक है। यानी इनमें से कौन सा जो है गर्भ निरोधक का साधन ये दिया हुआ है, चारों जो है वो गर्भ निरोधक का साधन दिया हुआ है। तो यही पूछ रहा है कौन सा इसमें साधन है जिसके फेल हो जाने से जो है वो अस्थानिक गर्भावस्था हो जाती है। चलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है IUD, इंट्रायूटेराइन डिवाइस। इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, IUD माला एंड कंडोम और सुरक्षित अवधि विधि। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसका आप लोग फुल फॉर्म ज़रूर से याद रखिएगा, इंट्रायूटेराइन डिवाइस। ये एक प्रकार का उपकरण है और ये किससे बना होता है, ये तांबा से बना रहता है, यानी कि कॉपर से बना रहता है, और प्लास्टिक जो है प्लास्टिक से भी, दोनों से मिलकर बना रहता है। बात आया है यहाँ पे अस्थानिक गर्भावस्था। अस्थायी गर्भावस्था या अस्थानिक गर्भावस्था एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें गर्भाशय के बाहर गर्भाशय के अन्य हिस्से में गर्भवती हो जाती है। सामान्यतः गर्भावस्था गर्भाशय में निष्पन्न होती है, लेकिन अस्थायी गर्भावस्था में एक्स्ट्रा गर्भाशयी हिस्सा जैसे फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशयी पैरा या अन्य अंग में जो है वो गर्भावस्था हो जाती है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो है यूट्रस को छोड़कर अन्य हिस्सा में जो डेवलप होने लगता है जाइगोट, तो उसी को अस्थानिक कहते हैं। अस्थानिक गर्भावस्था यानी कि क्या, अपने वो जो है स्थान में जो है वो गर्भावस्था नहीं है, किसी और स्थान में है। इसको इंग्लिश नाम इसका भी याद रखिएगा, एक्टोपिक, ठीक है। इसका कहीं कहीं एक्टोपिक भी नाम दे देता है, तो ये दोनों चीज़ आप लोग नाम याद रखिएगा। ये आप लोग को समझ में आ गया। और ये भी इम्पोर्टेंट है आप लोग को जो बताए, कॉपर IUCD 380 और 375, तो ये चीज़ जो है याद रखिएगा। कभी मान लीजिए ऑप्शन में दे देगा कि 380 कॉपर IUCD 380 एक कितने वर्षों तक यूज होता है, 5 वर्ष दे देगा, 10 वर्ष दे देगा, 15 वर्ष दे देगा और फिर 7 वर्ष दे देगा। तो ये फिर आप लोगों को चूज करना रहेगा। कॉपर 380A जो है वो 10 साल के लिए यूज होता है और कॉपर 375 जो है वो यूज होता है 10 साल के लिए। आप लोग इस चीज़ को जो है याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछता है और पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंडोत्सर्ग के दौरान जो कोशिका निकलती है उसे क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब अंडोत्सर्ग होता है यानी कि ओवुलेशन होता है, तो उस समय जो है कौन सी कोशिका जो है वो बाहर निकलती है। ओगोनिया, प्राथमिक ओसाइड, द्वितीयक ओसाइड और स्पर्मेटोगोनिया। देखिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्वितीयक ओसाइड यानी सेकेंडरी ओसाइट। इसको इंग्लिश में OCITE लिखता है, यानी सेकेंडरी ओसाइड बोलेंगे कि जब अंडोत्सर्ग होगा तो उस समय जो है कौन सी कोशिका बाहर निकलती है, सेकेंडरी ओसाइड। देखिए बात करते हैं आखिर अंडोत्सर्ग, यानी जब अंड बनता है तो वो अंड बनता है ओगोनिया जो सेल से, यानी
अंड को क्या बोलते हैं? एग से, एग बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसी से हम लोग याद रखेंगे कि एग जो है वो किससे बनता है? ओगोनिया से बनता है। ओगोनिया सेल से अंड का निर्माण होता है। और यही जब ओगोनिया सेल जो है वो आकार में थोड़ा सा वृद्धि कर लेता है, यानी पोषण प्राप्त करके थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो वो जो है प्राथमिक ओसाइट से बनता है। यानी वो सेल जो है प्राथमिक ओसाइट सेल कहलाता है। अंड क्या है? अंड जो है वो पूरी एक सेल से बनी रहती है। यानी सबसे बड़ा अगर अंड पूछेगा कि सबसे बड़ा अंड कौन सा है, सबसे बड़ी सेल जो है किस में पाया जाता है, तो वो अंड में ही सबसे बड़ी जो है मानव की सेल पाया जाता है। सबसे बड़ी सेल जो है मानव में किस में पाया जाता है? अंड में पाया जाता है। वही अंड का जो निर्माण किस सेल से बनता है? कौन सेल से बनता है? ओगोनिया जो सेल है उसी से बनता है। और यही ओगोनिया सेल जो है वो थोड़ा सा पोषण प्राप्त करके थोड़ा आकार में बड़ा हो जाता है, तो यही सेल जो है वो प्राथमिक ओसाइट कहलाता है। और यही जब प्राथमिक ओसाइट जो है और जो है ये युवा अवस्था में चला जाता है, यानी प्यूबर्टी अवस्था में चला जाता है और ये इतना बड़ा हो जाता है और 28 दिन का यानी हो जाता है, वो 28 दिन के लगभग में वो आता है, तो वो अपनी प्यूबर्टी अवस्था में आ जाता है। यानी कि जब वो अंडोत्सर्ग का टाइम उसका हो जाता है, तो उस समय जो है वो द्वितीयक सेल का रूप ले लेता है, द्वितीयक oocyte का रूप ले लेता है। देखिए फिर से बताते हैं, अंड बना किससे? ओगोनिया सेल से। और यही ओगोनिया सेल जब बड़ा हो गया, थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो वो प्राथमिक सेल कहलाता है। और यही प्राथमिक सेल जो है वो अपनी युवा अवस्था में चला जाता है। तो यही युवा अवस्था में जब जाता है तो ये द्वितीयक सेल से द्वितीयक oocyte कहलाता है। यही जब ये युवा अवस्था में अपना चला जाएगा तो उसका जो है अंडोत्सर्ग का टाइम हो जाता है। तो यही अंडोत्सर्ग जब होता है तो वो जो है जब अंडोत्सर्ग होगा तो उस समय क्या कहलाता है? वो द्वितीयक oocyte बन गया रहता है। तो वही बोल रहा है कि अंडोत्सर्ग के दौरान कौन सी कोशिका निकलती है, तो क्या हो जाएगा? द्वितीयक सेल हो जाएगा। आप लोग को समझ में आ गया तो यस लिख दीजिए। पहले क्या अंड किससे बना? ओगोनिया से। ये ओगोनिया जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो प्राथमिक oocyte सेल कहलाता है। और यही प्राथमिक oocyte जो है अपनी प्यूबर्टी अवस्था में आ जाता है, यानी कि जब इसका अंडोत्सर्ग का टाइम हो जाता है तो उस टाइम जाते जाते ये जो है द्वितीयक सेल कहलाने लगता है, यानी द्वितीयक सेल का रूप, द्वितीयक oocyte का रूप ले लेता है। तो यही जब द्वितीयक oocyte का रूप ले लिया रहता है तब तक इसका अंडोत्सर्ग हो जाता है। तो इसीलिए पूछ रहा है कि अंडोत्सर्ग के दौरान कौन सी कोशिका बाहर निकलती है, तो ये हो जाएगा द्वितीयक oocyte। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महिला में कौन सी कोशिका जन्म के समय पाई जाती है? प्राथमिक अंडाणु, द्वितीयक oocyte, ध्रुवीय बोली और अंडे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक अंडाणु पाया जाता है महिला में कोशिका के जन्म के समय। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको देखते हैं क्या कहता है। निम्न में से कौन सा गर्भावस्था का लक्षण जो है वो नहीं है, यानी प्रेगनेंसी के टाइम इनमें से कौन सा सिम्टम्स है, कौन सा लक्षण है जो नहीं है, नहीं दिखता है? फंडल ऊंचाई का बढ़ना, कार्डियक आउटपुट का बढ़ना, नियमित रूप से मासिक धर्म का आना और क्यूनिंग। तो इसका आप लोग सभी लोग जो है वो आंसर दीजिए। सभी लोग को आंसर का पता होना चाहिए। देखिए इसका राइट आंसर सबका जो है वो सही आ रहा है, लगभग सी, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए जब मासिक धर्म आएगा तो वो लेडी प्रेग्नेंट कैसे होगी? जब तक मासिक धर्म जो है बंद नहीं होगा तब तक कोई लेडी प्रेग्नेंट ही नहीं हो सकती। और फंडल ऊंचाई बढ़ता ही है और ये सारा जो है सिम्टम दिखता है। और यही एक जो है सी जो है वो अगर रहेगा तो वो प्रेग्नेंट लेडी कहलाएगी ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जन्मजात रूबेला का निम्न में से कौन सा जो है वो लक्षण नहीं है? बहरापन, मोतियाबिंद, हृदय संबंधी विकार और क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट प्लेट।
इसका आप लोग राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट प्लेट जो है ये एक प्रकार का जन्मजात रोग है। ये जो है एक अलग ही जन्मजात रोग है, वो इसमें जो है रूबेला में है नहीं आएगा, ठीक है। और जो जन्मजात रूबेला रहेगा उसमें बहरापन रह सकता है, मोतियाबिंद या फिर हृदय विकार भी हो सकता है। देखिए रूबेला आप लोगों को समझ में आ रहा है, रूबेला को ही बोलता है मिजल्स यानी खसरा, ये सब जो है एक ही है। और ये चलिए आप लोग को फिगर से दिखाते हैं। देखिए ये जो है दिख रहा है यही है रूबेला, आप लोग को दिख रहा है। देखिए जब आप लोग चेचक देखे होंगे, चेचक एक दो प्रकार का होता है, एक छोटी माता होती है और ये दो है, दूसरा जो है वो बड़ी माता स्राव और फिर भ्रूण के दिल की आवाज़ उपस्थित होती है। तो इसमें से कौन सा लक्षण बताना है कि प्लेसेंटा जो प्रीविया है इसका लक्षण नहीं है, आप लोग कमेंट में जो है वो आंसर दीजिए। तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ये लक्षण जो है वे प्लेसेंटा प्रीविया का लक्षण नहीं है। गहरे रंग का रक्तस्राव नहीं होता है बल्कि नॉर्मल ही रक्तस्राव होता है। देखिए दर्द रहित रक्तस्राव, दर्द रहित मतलब क्या, एक होता है रहित और एक होता है सहित। अगर सहित रहता है यानी कि दर्द भी होता है उसमें और रक्त भी स्राव होता है, यानी इसमें है रहित यानी दर्द नहीं होगा, बिना दर्द का रक्त स्राव होगा, केवल ब्लीडिंग होगा और खून का बहना और भ्रूण के दिल की आवाज़ तो उपस्थित ही होगा, क्योंकि जब भी बच्चा जो है वो जीवित रहेगा तो वो तो आवाज़ सुनाई ही देगा। तो ये जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गहरे रंग का रक्तस्राव नहीं होगा। चलिए आप लोग को इसको जो है प्लेसेंटा प्रीविया पर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोल रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है एस्टियो प्लेसेंटा का क्लिनिकल फीचर क्या है, यानी एस्टियो जब प्लेसेंटा है, एस्टियो प्लेसेंटा है उसका फीचर यानी उसमें से कौन सा जो है लक्षण उसमें होता है। दर्दनाक रक्तस्राव, गहरे रंग का रक्तस्राव प्रकट, छिपा हुआ अथवा मिश्रित प्रकार का हो सकता है या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एस्टियो प्लेसेंटा का जो लक्षण है उपरोक्त सभी इनमें से जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी एस्टियो जो प्लेसेंटा होगा उसका जो है ये सारा लक्षण उसमें दिखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रसव के दौरान पेरिनियम पर नियोजित तरीका से चीरा लगाना क्या कहलाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। एम्ब्रियोटॉमी, एपिसियोटॉमी, सिजेरियन सेक्शन, एमटीपी, ठीक है। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कि क्या होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एपिसियोटॉमी जो है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। एपिसियोटॉमी कहलाता है प्रसव के दौरान पेरिनियम पर जो है वो चीरा लगाया जाता है। वो चीरा क्यों लगाया जाता है तो चलिए आप लोगों को बता देते हैं। ये रहा जो है एक फिगर है एपिसियोटॉमी का, आप लोग इसको देखिए। जब प्रसव का टाइम हो जाता है, डिलीवरी का टाइम हो जाता है और भ्रूण जो है वो पास है, उसको क्या बोलेंगे, एपिसियोटॉमी। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सबसे प्रभावी गर्भ निरोधक विधि है। कंडोम, डायफ्राम, कॉपर टी और माला एन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माला एन। देखिए ये सब जो है कभी फेल भी हो सकता है, लेकिन माला एन जो है वो एक टैबलेट आता है, ये जो है कभी भी फेल नहीं होता है। तो ये सबसे एक प्रभावी इसको जो है गर्भ निरोधक विधि मानते हैं माला एन को, ठीक है। तो चलिए आज का जो है वो लाइव क्लास आप लोगों का समाप्त होता है और रोज़ आप लोग जो है लाइव क्लास में ज़रूर जुड़िएगा ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे और क्लास को शेयर कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।